हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3rd पार्ट बनाने वाले हैं। और आज का जो 3rd पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, क्योंकि एग्जाम में इसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, और हम आपको इस नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड बहुत सारे सवाल भी करवाएंगे, अलग अलग टाइप्स के, किस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम सारा चीज समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी शुरू हो जाइए। नेचर ऑफ रूट्स क्या जानेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, आराम समझ में आएगा। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसे पता किया जाता है। थोड़ा अगर देख ले, वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो समझिए थोड़ा सा, हम आपको पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बताए थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम बताए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो और उनका रूट निकाल सकते हो। तो इस मेथड से सॉल्व करके जिस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसको श्रीधराचार्य का भी नियम हम लोग कहते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसी फॉर्मूला में से एक टर्म निकालते हैं। देखिए, एक टर्म है ये, थोड़ा गौर से देखिए। रूट के अंदर आपको एक चीज दिख रहा है जिसका नाम क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखे तो रूट के अंदर एक चीज आपको दिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक सिंबल दिया गया है डी। क्या दे दिया गया है? डी, कैपिटल डी। और इस कैपिटल डी का नाम पड़ गया डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट। फिर से हमारी बातों को समझिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक सिंबल दिया गया है जिसे हम लोग डी कहते हैं, और उस डी का नाम है डिस्क्रिमिनांट। अब जो है हमारे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो इसी डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करेगा। इसी डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करेगा। अब सबसे पहला सवाल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट इस डिस्क्रिमिनांट पे ही क्यों डिपेंड करता है? तो थोड़ा इस बात को समझिए कि डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है। किसके अंदर है?
रूट के अंदर है। और आपको पता है कि रूट के अंदर प्लस में चीज अगर कोई रहे तो डिफाइंड है, मतलब सही है। रूट के अंदर जीरो रहे तो वो भी डिफाइंड है, मतलब रूट के अंदर जीरो भी रह सकता है। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी वो इमेजिनरी यानी नॉट रियल होगा, मतलब अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, मतलब वो चीजें जो है रियल चीजों में काउंटिंग नहीं होगा। मतलब डिस्क्रिमिनांट के अंदर का जो कहानी है, अगर उनका नेचर बदल गया तो कभी डिफाइंड और कभी अनडिफाइंड होने का चांस है। सिर्फ इस b² माइनस 4ac के कारण, क्योंकि ये b² माइनस 4ac किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है b² माइनस 4ac, इसीलिए b² माइनस 4ac पर ही रूट का नेचर डिपेंड करता है, क्योंकि b² माइनस 4ac रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर कहानी अगर प्लस रहा तो डिफाइंड होगा, रूट के अंदर जीरो रहा फिर भी डिफाइंड होता है, लेकिन रूट के अंदर माइनस रहा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बाबू सारा का सारा कहानी b² माइनस 4ac पर डिपेंड किया, और इसे हम लोग एक सिंबल दे दिए है d, और जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। यानी हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का नेचर है वो इस डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना सिखाते हैं। जैसे देखिए, रूट जैसे मान लेते हैं 3x² माइनस रूट 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी ने आपको कहा कि इसका डिस्क्रिमिनांट निकालो, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला अभी आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है b² माइनस 4ac। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, आपको abc का वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता है। b का मतलब x का कोफिशिएंट माइनस √3 है, 4a का मतलब x² का कोफिशिएंट 3 है, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यानी -4। तो माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 तिया 48 यानी 51 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको एक टेबल के रूप में लिख देते हैं कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर प्लस में रहा तो रूट किस टाइप का होगा, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस में रहा तब रूट का वैल्यू किस टाइप का होगा, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 रहा तब रूट किस टाइप का होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। आप समझ गए कि हमारे रूट का नेचर डिस्क्रिमिनांट पर ही क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला में रूट के अंदर लिखा हुआ है, और रूट के अंदर का जो चीज है अगर उनका कैरेक्टर यानी नेचर बदलेगा तो पूरे का कैरेक्टर यानी नेचर बदल जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर प्लस वाला चीज डिफाइंड होता है, जीरो वाला चीज डिफाइंड होता है, लेकिन माइनस वाला चीज अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये बातें तो हम लोग बेसिक में भी जानते हैं। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, एक थोड़ा बेसिक बात आप लोग जानते हैं पहले से भी, नहीं तो फिर से सुन लीजिए। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। डिग्री कितना है? 2। ठीक है, डिग्री 2 है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उतना ही रूट होता है, जितना डिग्री होता है उतना ही रूट होता है।
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो इसका रूट भी कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स याद रखिएगा। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उसके कितने रूट होते हैं? 2। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या 2 से ज्यादा रूट पॉसिबल है? हाँ है, लेकिन आपको वो कहानी अभी नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में आइएगा तो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, तो वहां जाके आपको पढ़ना है। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में, आपके लेवल में इतना जानना है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है? 2 रूट होता है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं अभी आप फॉर्मूला देख लिए, b² - 4ac के फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये बात आप समझ गए। चलिए हम यहां पर लिखते हैं कहानी, है ना। चलिए, ये ब्लू मार्कर दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग यहां लिखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। हम यहां पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। ठीक है, और यहां लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि डिस्क्रिमिनांट इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जो डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा, तो इनका वैल्यू प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना। प्लस माइनस 0 कुछ भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने इस फॉर्मूला का यूज करके डिस्क्रिमिनांट निकाला और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू प्लस में आ गया। किस में आ गया? प्लस में, यानी पॉजिटिव, यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव बोले तो 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। अगर किसी क्वाड्रेटिक, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट जो है पॉजिटिव हो गया। कोई चीज अगर 0 से बड़ा रहे उसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, तब दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट होता है वो दोनों रूट रियल होंगे। रूट्स आर रियल। रियल रूट्स का मतलब हुआ रूट आप फाइंड कर सकते हो, रूट निकालना पॉसिबल है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब 2 रूट आएगा लेकिन दोनों रूट आपस में सेम नहीं होगा। हो सकता है एक रूट 10 आवे, दूसरा रूट 7 आ जाए, एक रूट 5 आवे, दूसरा रूट 3 आ जाए। रूट आएगा जरूर, लेकिन दोनों रूट का वैल्यू अलग अलग रहेगा, मतलब अनइक्वल। कब ऐसा होगा? जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पॉजिटिव, यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से क्या हो जाए? बड़ा। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा रहे तो समझ जाना रूट रियल होगा, अनइक्वल होगा। रियल मतलब रूट फाइंड हो सकता है, अनइक्वल मतलब जो रूट फाइंड होके आएगा वो दोनों रूट आपस में सेम नहीं होंगे। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, हो सकता है कि आपने डिस्क्रिमिनांट निकाला इस फॉर्मूला का यूज करके, और मान लीजिए डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आ गया 0। कितना आ गया? 0। तो कहा जाता है कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके जो आप डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, अगर उस डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ गया तो रूट रियल होगा, मतलब रूट निकाल सकते हैं। लेकिन
दोनों ही रूट आपस में इक्वल होगा। मतलब अगर पहला रूट 10 तो दूसरा रूट भी 10, पहला रूट 3 तो दूसरा रूट भी 3, पहला रूट 4 दूसरा रूट भी 4। कब ऐसा होगा? जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 तो समझ जाना रूट रियल होगा लेकिन इक्वल होगा। रूट निकालना पॉसिबल होगा लेकिन दोनों रूट आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन, हो सकता है कि आपने इस फॉर्मूला का प्रयोग करके डिस्क्रिमिनांट निकाला और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब डिस्क्रिमिनांट हो गया निगेटिव। डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव को हम लोग लेस देन 0 बोलते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो थोड़ा याद करो तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने d कहा है तो आप इसको रूट d अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। तो सोचिए अगर इस डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस आ गया, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस आना मतलब रूट के अंदर माइनस आना, और अभी हम बताएं कि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएगा। चीजें अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा। और जो चीज रियल नहीं होता है उसे हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। आप इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से लिखिएगा और मान लो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निगेटिव आ गया, मान लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला को अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं और डिस्क्रिमिनांट आप सॉल्व करना जानते हैं। मान लीजिए डिस्क्रिमिनांट किसी केस में सॉल्व करने पर 0 से छोटा यानी माइनस में आ गया, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस में आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो ये रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, और रूट के अंदर कभी भी माइनस पॉसिबल नहीं है। तो रूट के अंदर माइनस होना मतलब चीजें अनडिफाइंड होना, अनडिफाइंड होना मतलब रियल नहीं होना, और रियल नहीं होना मतलब इमेजिनरी होना। क्या होना? इमेजिनरी। जो चीज रियल नहीं होता उसे हम लोग इमेजिनरी भी कहते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी बोले तो नॉट रियल, मतलब आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। ऐसे हायर क्लास में जाओगे जैसे 11th क्लास में तो इनको भी सॉल्व करना सीखना है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे क्लास के अंदर जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 यानी माइनस में हो जाए तो रूट इमेजिनरी होता है, मतलब रूट रियल नहीं होता है। यानी उस तरह के केस में हम लोग रूट फाइंड नहीं करते हैं जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस आ जाए। जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू माइनस आ जाए तब रूट हम लोग फाइंड नहीं करते हैं अभी हम लोग के क्लास में। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको यहां पर बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से सुनिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत बात यहां पे बता रहे हैं, है ना? समझिए। आपको, हमको पता है कि आपको इरेशनल नंबर का नॉलेज तो है ही कि इरेशनल नंबर किस तरह के नंबर को कहते हैं। जैसे देखिए, हम आपसे बोले कि रूट 6 इरेशनल है क्या, तो आप कहिएगा यस सर है। हम कहेंगे रूट 6 प्लस 8 इरेशनल है क्या, तो आप कहिएगा यस सर है। हम कहेंगे 3 प्लस रूट 2 इरेशनल है क्या, तो कहिएगा यस सर है। हम कहेंगे 5 माइनस 6 रूट 7 इरेशनल है क्या, तो कहिएगा यस सर है। 8 माइनस 3 रूट 7 इरेशनल है क्या, तो कहिएगा यस सर है। मतलब इस प्रकार का जो नंबर है वो इरेशनल होता है, आप इसे पहचान सकते हैं। वीडियो नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है।
मतलब इस प्रकार के नंबर जो हैं इरेशनल होते हैं, ये आपको पता है। तो इसी पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल भी हम आपको करवाएंगे, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा और आपको पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। मान लो क्वेश्चन में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ऐसा दे दिया, p प्लस रूट क्यू जैसा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है 2, और मान लो एक रूट ऐसा है, ऐसा मतलब इरेशनल टाइप, ऐसा मतलब इरेशनल टाइप, तो दूसरा क्या होगा? तो सुनो, अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इरेशनल में दिया हुआ हो, किसमें दिया हुआ हो? इरेशनल में दिया हुआ हो, तो दूसरा रूट फाइंड करना बहुत ही आसान है। खाली आपको साइन बदल देना है, साइन बदल देना है उनका जो रूट में रहता है। रूट में क्यू है ना, रूट में क्यू है ना, तो रूट वाला पार्ट यहां प्लस में है, तो दूसरा यहां हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक का 2 रूट में से अगर एक रूट पता हो, वो भी किस टाइप का? इरेशनल वाला, और दूसरा बोले फाइंड करने के लिए, तो खाली रूट वाले का साइन बदल देना है। रूट वाला प्लस में तो दूसरा हो जाएगा माइनस में। एग्जाम्पल समझिए, जैसे किसी ने अगर आपको कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका एक रूट 3 माइनस 4 रूट 7 है, तो दूसरा बताओ। तो थोड़ा आप गौर से देखिए, तो क्या ये रूट इरेशनल है? बिल्कुल है सर। तो जब एक रूट इरेशनल हो तो दूसरा फाइंड करना बड़ा आसान है, खाली रूट वाले का साइन बदल देंगे। रूट वाले किस चीज में है? माइनस में, तो दूसरा हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 7। हमारी बात को समझिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक का 2 रूट में से अगर एक रूट इरेशनल दिया हुआ हो, तो दूसरा रूट निकाल सकते हैं आप। बस खाली करना क्या है? रूट वाले का साइन बदलना है, किसी का नहीं, सिर्फ रूट। जैसे ये रूट के बाहर है, इसका साइन नहीं बदलना है, जो रूट के अंदर है उसका साइन बदलना है। ये पूरा पार्ट माइनस में था, ये पूरा पार्ट प्लस में हो गया। बात हमारा बात समझ में आया? रूट के अंदर घुस के साइन नहीं बदलना है, कोफिशिएंट का साइन बदलना है। कोफिशिएंट माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। बात याद रहेगा? तो याद रखिएगा, 2 इरेशनल रूट में से अगर एक इरेशनल रूट पता हो तो दूसरा कितना होगा। एक एग्जांपल और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि इनका एक रूट 10 प्लस रूट 8 है, तो दूसरा लिख हो जाएगा 10 माइनस रूट 8। किसी ने कहा इनका एक रूट 7 माइनस रूट 2 है, तो दूसरा हो जाएगा 7 प्लस रूट 2। आराम से, बस इरेशनल रूट में खाली साइन बदल देते हैं। ये बात याद रहेगा? तो ये है रूट का नेचर। अब चलिए हम आपको इस पे सवाल समझाते हैं, बहुत प्रकार के सवाल बताएंगे, इसको अब नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व किया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम आपको बता दिए हैं। हम यहां पर सिर्फ रूट का नेचर समझाएंगे कि कैसे पता करते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ सवाल। सबसे पहले बहुत ही छोटा सवाल से हम शुरुआत किए हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट का नेचर चाहिए। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, एग्जाम में लिखने का ढंग भी
जरूरी है। सबसे पहले लिख लेंगे गिवेन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप एबीसी फाइंड कर लो। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -4√3 है और सी का वैल्यू 4 है। अब रूट का नेचर फाइंड करना है, मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम आपको बताएं कि डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला कितना होता है, b² माइनस 4ac। लगा दीजिए b², तो b का वैल्यू कितना है -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a का वैल्यू कितना है 3 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका 48 हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 48 ही हो जाएगा। तो 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0 आ गया। तो सोचिए अभी आपने इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट निकाल के देखा, कितना आया 0। और अभी हम आपको टेबल में लिखा दिए हैं कि जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ जाए तो रूट रियल होता है और इक्वल होता है। मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर पता चल गया कि इस तरह के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ चुका है। बात समझ में आया? अब रूट कैसे फाइंड करते हैं ये पिछले 2 वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को अब जो है सॉल्व किया जाए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है, तो कहता है के निकालिए। तो आप सोचिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और इक्वल कब होता है। अभी हम आपको कंडीशन पढ़ाए हैं, याद करिए। अभी तुरंत हम आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताए हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल और इक्वल कब होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल और इक्वल तब होता है जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए 0। डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए 0। तो आराम से आप डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 लिखे इसको सॉल्व कर दीजिए, के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एबीसी निकाल लीजिए। तो ए का मतलब x² का कोफिशिएंट, बी का मतलब x का कोफिशिएंट और सी का मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट रियल और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac हमने लगा दिया। फिर b का वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर -4 a का वैल्यू k प्लस 4 और बगल में c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 4 1 जा 4, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में 4k माइनस में 4k माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा k², 2k में से 4k गया तो माइनस में 2k और 1 में से 16 गया तो माइनस में 15 बराबर 0। दिमाग लगाइए, फैक्टराइज करने आता है आप लोगों को। 15 से 2 कैसे आएगा, 5 3 जा 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी k² माइनस 5k प्लस 3k
-15 इक्वल टू 0। ऐसा ही करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें से कॉमन करो, k कॉमन करोगे तो k -5, यहां से 3 कॉमन करोगे तो k -5 इक्वल टू 0। फिर k -5 दोनों में से कॉमन कर लोगे तो यहां से k और यहां से +3, तो k +3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 हो सकता है। ये सब कैलकुलेशन आप जानते हैं, यानी k -5 इक्वल टू 0 हो सकता है या k +3 इक्वल टू 0 हो सकता है। हमने फैक्टराइज कर दिया, कॉमन वन करके यहां तक पहुंचा, और इतना इंटू इतना बराबर 0, मतलब यह भी 0 हो सकता है और यह भी 0 हो सकता है। सॉल्व कर दीजिए। माइनस में चला गया प्लस में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, है ना। याद रखिएगा इस स्टेप को। जब दो चीज का प्रोडक्ट 0 हो तो ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है। करके हमने k का वैल्यू निकाल दिया। अब कुछ बच्चे यहां करने के बाद खुशी से झूम उठते हैं और बोलते हैं कि हमारा आंसर आ गया। बच्चों, खुशी से झूमना है, गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना है कि ये जो k का वैल्यू आया है, इस k के वैल्यू को x² के कोफिशिएंट में रख के देख लीजिएगा। सिर्फ x² के कोफिशिएंट में रख के देखना है, बाकी में नहीं। कहिएगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आप चेक कर लो कि कहीं इन वैल्यू सब पे x² का कोफिशिएंट 0 तो नहीं हो जा रहा है। तो जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा, k के जिस वैल्यू पे x² का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, उस वैल्यू को छोड़ देंगे। रख के देखिए, तो k का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो 5 4 9, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं आया, सही है। k का वैल्यू यहाँ पर -3 रखोगे तो -3 + 4 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं आया, सही है। यानी इन दोनों को हमने इसमें रख के देखा, 0 कहीं पर नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों k के वैल्यू जो हमारे आंसर हैं। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर ली। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को बनाया जाए। मेरा तो यही कहना होगा कि वीडियो को पहले आप लोग पॉज कर लीजिए और खुद से पहले इस सवाल को ट्राई करके देखिए, ठीक है? तो ज्यादा समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि कहां हमसे गलती हो गया, जो सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है? वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, सॉल्व करिए। कर लिए? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा, फिर से वही कहानी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है रियल और इक्वल है, तो कहता अल्फा का वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा बना के देखते हैं। तो लिख लीजिए, क्या है इक्वेशन आपका, अल्फा -3x² + 4 इंटू अल्फा -3x + 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले तो ABC निकाल लो। A का मतलब अल्फा -3, B का मतलब 4 इंटू अल्फा -3, और C का मतलब सबसे लास्ट वाला। क्वेश्चन में कहा है कि रूट रियल और इक्वल है। तो रूट रियल और इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि फिर से वही पिछला वाला सवाल, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। फॉर्मूला b² - 4ac इक्वल टू 0। सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है, 4 इंटू अल्फा -3 का होल स्क्वायर। सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, 4। a का वैल्यू अल्फा -3 इंटू c का वैल्यू भी 4 है, इक्वल टू 0। देखिए कितना हो जाएगा ये, 16 होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो अल्फा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 4 जा 16
अल्फा माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0। 16 यहां भी है, 16 यहां भी है। एक काम करो, दोनों में 16 से डिवाइड कर दो, 16 खत्म हो जाएगा तो बचेगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। बाबू यहां से 16 कॉमन करके भी बना सकते थे आप, लेकिन हम दोनों में 16 यानी दोनों तरफ हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो 16 यहां से भी कट गया, 16 यहां से भी कट गया। ठीक है, बात बराबर है। 16 से हमने डिवाइड करके लिख लिया। अब ये देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 6 अल्फा हो गया। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस अल्फा और ये प्लस 3 हो गया। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आपके आ गया बच्चों अल्फा स्क्वायर, फिर माइनस 6 और माइनस अल्फा माइनस 7 अल्फा हो गया, और 9 और 3 12। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, बना लीजिए, तो 12 से 7 आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 and 3 7। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से अल्फा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा अल्फा माइनस 4। फिर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस 3 कॉमन करिएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, और माइनस कॉमन करने पर साइन बदल जाता है, तो ये प्लस में था तो हो जाएगा माइनस। 4 कॉमन किए, सॉरी 3 कॉमन किए हैं तो ये 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करने पर साइन बदल जाता है, तो माइनस 3 कॉमन किए थे तो ये पहले से माइनस में था प्लस में आ गया, प्लस में था माइनस में आ गया। चलिए अब अल्फा माइनस 4 दोनों जगह पे है तो कॉमन कर लीजिए, तो अल्फा माइनस 4 को कॉमन करिएगा तो यहां से बच जाएगा अल्फा, यहां से बच जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 की इक्वल हो सकता है, यानी अल्फा माइनस इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और अल्फा माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू यहां से आ गया 4 और अल्फा का वैल्यू यहां से आ गया 3। अब फिर से चैन की सांस नहीं लेना है, थोड़ा सा चेक कर लेना है कि अल्फा का वैल्यू दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। चलिए रखना किस में है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। 4 रख के देखो, तो अल्फा का वैल्यू 4 रखोगे यहां पे तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन अल्फा का वैल्यू 3 रखोगे यहां पे तो 3 माइनस 3 0 बना देगा, मतलब ये अल्फा का वैल्यू 3 जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम लोग अल्फा का वैल्यू 3 नहीं लेंगे, 3 हम लोग अल्फा का वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल इससे कुछ कर रहे हैं, वही रिलैक्स वाला चीज है, वही इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नोट करिए। चलिए बच्चों, एक दूसरे टाइप का बढ़िया सा सवाल जो है आप लोग के पास है, इसको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, है ना। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि इफ -2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है, इसका एक रूट दिया है, रूट दिया है, रूट, इसका रूट जो है दिया है -2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है -2। एक
काम करते हैं, सबसे पहले इतना ही पे विचार करते हैं, बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट दिया है। रूट मतलब पहला ही वीडियो में हम बता दिए हैं, रूट का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। रूट का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं रूट मतलब ये एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, -2। कितना दे दिया है, -2। और जब x का वैल्यू -2 दिया है तो हम इसमें x के जगह पे -2 पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू -2, पुट करिए x के जगह पे -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस p इंटू एक्स, एक्स के जगह पे -2, अब बगल में +2 इक्वल टू कितना है, 0। कुछ किए, इसका एक रूट दिया था। रूट मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू, रूट मतलब x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू आ गया -2, और हमने इस x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। x के जगह पे -2 पुट किया, x के जगह पे -2 पुट किया, बगल में 2 का 2 है, सॉल्व कर दीजिए। तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस में 2p आ जाएगा, प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो माइनस में 2p, 4 और 2 6, उधर जाएगा तो माइनस में 6, माइनस माइनस कट गया, ये 2 डिवाइड में गया, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 3। क्वेश्चन में कह रहा था p निकालने के लिए, देखिए p का वैल्यू निकल चुका है, p का वैल्यू निकल चुका है। समझ में आ गया कि रूट जब दिया रहता है तो उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। नाउ एक इक्वेशन और है, x² प्लस px प्लस k। क्वेश्चन में कहा है कि इनका जो रूट है रियल एंड इक्वल है, मतलब इसका जो रूट है रियल भी है इक्वल भी है, मतलब समझ गए, डिस्क्रिमिनांट 0। रूट रियल है और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनांट 0। तो सिंपल है, सबसे पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन को ये बोलते हैं, बी का वैल्यू हमारा एक्स का क्वेश्चन पी है, और सी मतलब हमारा के है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, क्योंकि रूट रियल और इक्वल है। बी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, रख दीजिए सबका वैल्यू। b का वैल्यू हमारा p है, तो ये p² हो गया माइनस 4, a के जगह पे 1 है, c के जगह पे k है, इक्वल टू 0। अभी देखिए p और p का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 आ चुका है, तो यहां रख दीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 4k इक्वल टू 0। तो ये 9 माइनस में उधर चला जाएगा तो सॉरी 4k, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/4। तो क्वेश्चन हमसे p और k पूछा था, आंसर आ गया। ठीक है, सबसे कंसेप्ट यहीं पे था कि क्वेश्चन में जो रूट दिया रहता है उसका यूज कैसे करते हैं। इस प्रकार का सवाल जो है ऑब्जेक्टिव सब में भी रहता है, तो याद रखिएगा, रूट मतलब x का वैल्यू दिया है, और x का जो वैल्यू दिया है उसमें आप x की जगह पे पुट कर दीजिएगा, जो भी अननोन होगा वो अपने आप फाइंड होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आप लोग के पास आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। ये देखिए, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं खुद से, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है क्या है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है, रूट रियल है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि रियल के साथ अनइक्वल है कि रियल के साथ इक्वल है।
खाली इतना बोल के क्वेश्चन में निकल गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है। बच्चों सोचो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल दो केस में होता है। जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए फिर भी हम लोग कहते हैं कि रूट रियल और इक्वल है, और जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो जाए फिर भी हम लोग कहते हैं कि रूट रियल और इक्वल है। लेकिन कहते तो रियल जरूर है, रियल इस केस में भी कहते हैं और रियल इस केस में भी कहते हैं। क्वेश्चन में ये बात स्पष्ट नहीं है कि रियल के साथ इक्वल वाला लेना है कि रियल के साथ अनइक्वल वाला लेना है, सिर्फ रियल बोल के छोड़ दिया है। इसका मतलब रियल इसमें भी यूज होता है, रियल इसमें भी यूज होता है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? रूट रियल है, सिर्फ रियल है, मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर ऐसे दिखाते हैं। देखो इसका मतलब तो समझिएगा 0 से बड़ा, और ये जो नीचे में वो लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब हुआ 0 के इक्वल। इसका मतलब हो गया डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 भी है और इक्वल टू भी 0 है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इक्वल टू 0। क्यों भाई ऐसा साइन लेके क्यों बढ़े? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि डिस्क्रिमिनांट का रूट सिर्फ रियल है, और जब रूट रियल हो तो डिस्क्रिमिनांट 0 भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 को एक साथ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा हम आपको और थोड़ा समझा दें। आप जब हायर क्लास में जाइएगा, पता है आप इसको ग्रेटर देन पढ़ते हो, इसको आप ग्रेटर देन पढ़ते हो, इसको आप लेस देन पढ़ते हो, है ना? इसको आप ग्रेटर देन और इक्वल बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल बोलते हैं इसको। यही वाला साइन यहां पर यूज हुआ है। और ऐसा भी होता है, इसको हम लोग लेस देन और इक्वल कहते हैं, लेस देन और इक्वल कहते हैं। इन सब के बारे में और ज्यादा जो कहानी है हायर क्लास में आप पढ़िएगा। ये 4 प्रकार का साइन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है? तो फिलहाल हमको अभी ग्रेटर देन और इक्वल का जरूरत पड़ा था, ठीक है? आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इनका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था रूट रियल, और रूट रियल इन्हीं दोनों केस में होता है, और इन दोनों केस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करिए आराम से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबका वैल्यू बैठाइए। b पहले यहां से निकाल लीजिए, a का वैल्यू यहां हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा p और c का वैल्यू हो जाएगा 8। रखिए b मतलब p, तो p का स्क्वायर हो गया 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 8 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसा ही सॉल्व करिए, टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहां पर बीच में इक्वल का साइन रहता, तो जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ये भी सॉल्व होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ये भी सॉल्व होगा। कितना हो जाएगा ये? p² - 64 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 64 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो p² ग्रेटर देन इक्वल टू 64 हो गया। अब यहां से सोचना है बाबू, बहुत अच्छी बात यहां पे सोचना है। अब आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर यहां स्क्वायर है, इस पे आप रूट चढ़ा दो। बिल्कुल चढ़ाएंगे, ठीक है? लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हायर क्लास में थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, यहां जरूरत पड़ गया उसको याद रख लीजिए, बस आगे जाकर उसको डिटेल पढ़िएगा। क्या याद रखना समझिए।
याद रख लीजिएगा ना। हाँ देखिए क्या याद रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में डिटेल आप हायर क्लास में जाके पढ़ लीजिएगा। मॉड होता है एक, मॉडुलस, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, मॉडुलस ऐसे लिखा जाता है, ऐसे है ना, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स कहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल हायर क्लास में पढ़ना है, याद रखिएगा। कहानी क्या है कि अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो इनके निगेटिव से लेस देन और इक्वल होता है, और मॉड के अंदर वाला जो है इसके हूबहू से ग्रेटर देन होता है। नहीं समझे होंगे, यहां पर एग्जांपल समझिए। मॉड x अगर ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन इक्वल, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल 10 है, तो मॉड के अंदर वाला लेस देन और इक्वल होगा इसके निगेटिव से, और मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल होगा हूबहू से। ये एक फॉर्मूला की तरह काम करता है, याद रखिएगा। जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो मॉड के अंदर वाला जो है वो लेस देन और इक्वल होगा -6 से, और मॉड के अंदर वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा +6 के। बात समझे कि जब मॉड ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, बस वही कहानी यहां पे छोटा सा लगेगा, हमारा सवाल बन जाएगा। चलिए एक काम करिए, यहां से स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट चढ़ाइएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इधर भी रूट चढ़ा देते हैं और इधर भी रूट चढ़ा देते हैं। इधर भी रूट चढ़ा दिए और इधर भी हमने रूट चढ़ा दिया। बच्चों एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर का रूट हो तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर से रूट नहीं हटाते, उसको मॉड में लिखते हैं। वाई स्क्वायर का जो रूट हो तो इसको हम लोग मॉड वाई लिखते हैं। जेड स्क्वायर का रूट हो तो हम लोग उसको मॉड जेड लिखते हैं, है ना। किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर का रूट हो तो उसको मॉड में लिखा जाता है। वेरिएबल के स्क्वायर का रूट मॉड में लिखा जाता है, वेरिएबल के स्क्वायर का रूट मॉड में लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट के स्क्वायर का रूट हो, जैसे 5 के स्क्वायर का रूट हो, तो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर से रूट गायब करके 5 लिख सकते हैं। जैसे 3 के स्क्वायर का रूट है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर से रूट गायब करके 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मॉड का प्रयोग वेरिएबल के केस में करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे बता दिए, कुछ यहां पे बता दिए, कुछ यहां पे बता दिए। वही कहानी यहां पे हुआ है बच्चों। p हमारा वेरिएबल एक तरीके से, तो स्क्वायर का रूट गायब नहीं होगा, ये मॉड में लिखा जाएगा। तो मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू 64 का रूट हो जाएगा 8। अब देखो मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इस फॉर्मूला पर आ गया। और अभी हम आपको बोले कि जब मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे तो मॉड के अंदर वाला लेस देन और इक्वल होगा इसके निगेटिव से, और मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हूबहू से, है ना। मॉड के अंदर वाला लेस देन और इक्वल होगा इसके निगेटिव से, और मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हूबहू से। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही है हमारा p का वैल्यू। मतलब p का वैल्यू -8 या उससे छोटा होगा और p का वैल्यू +8 या उससे बड़ा होगा। इसका मतलब p का वैल्यू -8 या उससे छोटा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब p का वैल्यू +8 या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। समझे, ये है थोड़ा एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटा सा बात, खाली आपको ये मॉड ग्रेटर देन और इक्वल वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, खाली वो बात ध्यान में रखना है ना। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए तो
चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी पिछला वाला की तरह ही है ना। पिछला वाला कॉन्सेप्ट के आधार पर ये भी क्वेश्चन, इसको ही बनाना है। 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि दिमाग में प्रैक्टिस हो जाएगी ये बातें। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका रूट रियल है। सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया है, रियल। और अभी तुरंत हम आपको समझा दिए हैं कि रूट रियल होने का मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ये बात तुरंत अभी पिछला क्वेश्चन में समझा दिए है ना। इसी पे बेस्ड है, सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला कितना होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करिए, यहां से निकाल लीजिए a का वैल्यू x² का ऑप्शन 5p, b का वैल्यू x का ऑप्शन -8 और c का वैल्यू हमारे पास 2 है। रख दीजिए। b -8 है का होल स्क्वायर, 4 a के जगह पर 5p है और c के जगह पर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 40p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहां स्क्वायर का कोई लफड़ा नहीं है, तो यहां मॉड वर्ग कुछ भी आने वाला नहीं है। सॉल्व करिए इसको। 64 माइनस में उधर गया तो प्लस में 40p। जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व होता है वैसे ये वाला भी सॉल्व होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में 40p उधर गया तो प्लस में 40p। एक काम करिए, थोड़ा इसको रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट मतलब 40p को हम इधर लिखना चाहते हैं और 64 को उधर लिखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है इस स्टेप में ये जो मुंह है ग्रेटर देन का 64 की तरफ खुला हुआ था, तो किधरों कर देंगे तो 64 की तरफ ही खुला हुआ रहेगा। इसका मुंह 64 की तरफ खुला हुआ था ना, तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो इसका भी मुंह जो है 64 की तरफ ही ना खुलेगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ये राम जी हैं और ये मोहन जी हैं। अगर ऐसे दोनों रखा हुआ है तो राम मोहन से बड़ा है। अगर ऐसे रख देंगे तो क्या राम मोहन से छोटा हो जाएगा? नहीं ना। तो वही बात है कि ऐसे लिखने से 64 इससे बड़ा लग रहा है, तो इसको उधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो 64 अभी भी बड़ा दिखेगा। तो जो बड़ा रहता है ये वाला मुंह उधर की तरफ खुल जाता है। तो ये जो मुंह है इसका 64 की तरफ खुला हुआ था इस स्टेप में, तो जब 64 उधर गया तो इसका मुंह भी उधर की तरफ खुल गया। यानी तुम ऐसा भी कह सकते हो, इसको पकड़ो अब घुमा दो, इसको पकड़ो और घुमा दो, इसको पकड़ो और घुमा दो, तो 40p इधर 64 उधर और ये वाला मुंह भी रोटेट होके ऐसा। बात समझ में आया ना? तो जब भी किसी चीज को इधर से इधर या उधर से इधर करना हो तो ये बीच वाला जो है पलट देना है। आराम से इसको पकड़े हैं, ऐसे रोटेट कर दिए, घुमा दिए, ऐसे पकड़े घुमा दिए हैं। ठीक है ना? चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 40 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारा p कितना आ जाएगा 64/40। जैसा साइन था वही लिखते चलेगा। तो p इसको अब लेस देन और इक्वल पढ़ेंगे। लेस देन और इक्वल हो गया ना भी। काटो इसको, कितना आ जाएगा ये, यहीं पे काट दो ना भाई, अलग से क्यों लिख रहा हो, अलग से स्टेप। कितना जाएगा काट करके 8, मतलब ये आपका कट कर जाएगा लेस देन 8 8 जा और 5 8 जा, मतलब 8/5 आंसर। यानी p का जो वैल्यू है वो 8/5 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। इसका मतलब हो गया p लेस देन और इक्वल 8/5, मतलब p का वैल्यू 8/5 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है।
मतलब p का वैल्यू 8/5 इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यही है, समझ में आया? यहां पर क्या के समझ में आया ना, घबराना नहीं है। इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिए हैं तो ये बीच वाला भी घूम जाएगा। सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज के वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा ये हमारा, है ना। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल ये भी है। इसको आप लोग पढ़िए कि क्या कह रहा है, फिर हम आपको समझाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म का यूज किया है। किसका यूज किया है? कंप्लीट स्क्वायर। थोड़ा ये वाला बात हम आपको समझा दें, है ना। यहां थोड़ा समझिए। इसे मान लीजिए एक इक्वेशन है x² प्लस 6x प्लस 9, है ना। क्या इस इक्वेशन को हम, ये हमको लगता है फॉर्मूला पर है, x प्लस 3 के होल स्क्वायर पर दिख रहा है क्या? मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखा गया, मतलब यह जो इक्वेशन है यह स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा गया। यह जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्मेट में लिखा गया? स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा गया। तो इसी को कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर हो जाना। जैसे देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसको चाहें, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखा गया है, मतलब होल स्क्वायर के टर्म में लिखा गया है। तब बाबू इसी को कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर हो जाना। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाए उसको कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर हो जाना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कब बैठेगा, कब सेट होगा। तो थोड़ा एक काम करो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट निकाल के देखो। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर। 4 a का वैल्यू x स्क्वायर का ऑप्शन 1 है और c का वैल्यू 9 है, यानी 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। इसका भी थोड़ा निकाल के देखो। डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac। b मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 4 है स्क्वायर। 4 a के जगह पर 1, c के जगह पे 4, ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। मतलब कुछ दिखा? मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर तब होगा जब उसका डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए? 0 हो जाए। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर तब हो सकता है जब उसका डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाए? 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर तब हो सकता है जब उसका डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए? 0। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर तब होगा जब उसका डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए? 0। ये बात आप समझ गए। इस बात को आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए कि कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए, आप अपने भाषा में लिख लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए डिस्क्रिमिनांट 0 होना पड़ेगा। इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए।
कंप्लीट स्क्वायर का मतलब समझ गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाना या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाना। ठीक है, चलिए इसको तो नोट कर लिए। अब हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझ गए। तो हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस के का होल स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा अगर हम क्वेश्चन थोड़ा मिला ले मित्रों, हाँ सही है। क्वेश्चन में कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए k का वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k यहां छूट गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अभी आप समझे ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर तब होता है फॉर कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए? 0। अभी तो आप सीखे कि कंप्लीट स्क्वायर तब होगा जब डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाए? 0। अब सॉल्व कर दीजिए, सवाल बन गया आपका। इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखिए सबका वैल्यू। b मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 2k प्लस 4 है का होल स्क्वायर माइनस 4। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 माइनस k है, और c का मतलब सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है 8k प्लस 1। देखिए कहां से कहां कॉन्सेप्ट को रिलेट किए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझ गए, अचानक सवाल में आता तो दिक्कत करता, आप दिक्कत नहीं करेगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। ये तो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 16, और 2ab करेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब 16k हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं किए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए ये वाला, फिर माइनस में 4 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई तो करने आता है। 4 से 8 का करोगे तो 32k आ जाएगा, फिर 4 का 1 से करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस k का इससे करोगे तो माइनस 8k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस k का प्लस 1 से करोगे तो माइनस में k हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k, अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 96k हो जाएगा। नहीं सॉरी 96 नहीं, ये 96 नहीं होगा, 4 दूनी 8 मतलब 128k हो जाएगा, है ना। 4 दूनी 128k हो जाएगा। माइनस 4 को माइनस 4 से तो माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 4 को इससे तो प्लस 32k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 को माइनस k से तो प्लस में 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ नहीं किए, इसको लिख करके अंदर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस 128 माइनस में 16 प्लस में 32 प्लस में 4k। सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखिए तो k स्क्वायर वाला यहां भी है और यहां भी है, तो 32 और 4 36k स्क्वायर हो गया। उसके बाद k वाला को ढूंढिए, 16k यहां है, 16k और यहां 4k 20k। अब 20k में से 128 जाएगा तो माइनस 108k हो जाएगा। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म 16 प्लस में 16 माइनस में, कांस्टेंट टर्म तो बढ़िए गया,
बराबर 0। इसको सॉल्व करिए आराम से। हमको लगता है 36 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये के स्क्वायर बचेगा, और ये 36 3 जा, है ना। हमने दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दिया, तो 36 से 36 1 जा, 36 3 जा। एक काम करो, दोनों में k कॉमन है तो k कॉमन कर लो, तो k इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बार यह भी 0 हो सकता है, मतलब इंडिविजुअली k भी 0 हो सकता है और k माइनस 3 भी 0 हो सकता है। तो यहां से k का वैल्यू 0 भी आया और यहां से k का वैल्यू 3 भी आया, है ना। अब चेक कर लो कि k का वैल्यू दोनों पॉसिबल है कि कोई एक पॉसिबल है। कैसे चेक करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में रख करके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो k का मान यहां 0 पुट करोगे तो 4 माइनस 0 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। k का मान यहां पे 3 पुट करोगे तो 4 माइनस 3 1, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये k का ये दोनों वैल्यू आंसर हो गया। तो क्या आप समझ गए कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सवाल जो है हमारा कैसे कंप्लीट स्क्वायर अगर किसी को बनाना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करके जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। यहां दिक्कत हो रहा होगा, दोनों तरफ 36 से भाग कर दिए तो 36 1 जा, 36 3 जा, दोनों में से k कॉमन कर लिए तो k इंटू के माइनस 3 बचा। ये दोनों बाबू प्रोडक्ट में है तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो यहां से k का वैल्यू 0 और यहां से k का वैल्यू 3 आ गया, और दोनों आंसर है, क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो पा रहा है, तो दोनों आंसर सही है। तो समझे? तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट किए, और हमको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। हर एक प्रकार के सवाल हम लोग देखें, बेहतरीन सब सवाल देखें। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट के साथ, और फिर एक पार्ट हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले भी रखेंगे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रखेंगे। तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।